नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल उड़ान पढ़ाई अड्डा पर। और आज हम जो है कि स्टार्ट करने वाले हैं भाई आपके इंडियन सॉइल को हम पढ़ रहे हैं और लगातार आपकी जो बैचेस चलता रहा है भाई, और आपको जो जीएस से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हुए हैं हम सारे के सारे कवर करते जा रहे हैं। और जो भी आपके भाई जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके साथ भाई चैनल पर जुड़े हुए हैं, और आपको अगर भाई जीएस में कुछ और भी कोई भी समस्या है तो आप तुरंत कांटेक्ट कर सकते हो और बात कर सकते हैं। हम आपकी समस्या के लिए भाई पूरी तरीके से तैयार हैं और बने रहिए सभी साथ में। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि भाई हम लोग पॉलिटी कंप्लीट कर चुके थे, तो हमारे पूरा यूट्यूब चैनल पर जब जाओगे तो वहाँ हमारा प्लेलिस्ट है, तो वहाँ प्लेलिस्ट में आपको भाई सारी वीडियोस मिल जाएंगी, सारे के सारी क्लासेस जो है कि आपको वहाँ मिलेंगी। तो आप जो है कि पॉलिटी की क्लासेस भी हैं वहाँ पर, और साथ ही साथ में आपको भाई ज्योग्राफी का भी मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ मिलेंगी, और आप एक एक करके भाई आराम से जो है कि कई सारी चीज़ें हैं जो पार्ट बाई पार्ट 1, 2, 3 पार्ट के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें वहाँ मिलती रहेंगी। तो शुरुआत करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। जो हमारा टॉपिक चल रहा था भाई, हम इंडियन सॉइल पढ़ रहे थे। यहाँ हम किसकी बात कर रहे थे? इंडियन सॉइल की बात की जा रही थी। और इंडियन सॉइल में काफ़ी हद तक हम इसे कवर कर चुके थे। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा इंडियन सॉइल है, इस इंडियन सॉइल में हम मोस्टली जो रिवर हमारी जो मिट्टियां हैं, हम उन मिट्टियों के बारे में बात कर चुके हैं। चाहे वो आपकी काली मिट्टी हो, या आपकी ब्लैक सॉइल कहते हैं जिसे हम, या आपकी लेटेराइट मिट्टी हो, लाल मिट्टी हो, जलोढ़ मिट्टी हो, पर्वतीय मिट्टी हो, इन सभी मिट्टियों के बारे में, या आपका रहा हो भाई डेजर्ट सॉइल, मरुस्थलीय मृदा हो, इन सभी मिट्टियों के बारे में हम अपनी क्लासेस में हम कंप्लीट कर चुके हैं। और जो बची हुई मिट्टियां हैं उन्हें हम आज कवर करेंगे। यानी हमारे इस क्लास में जो हमारी अदर मिट्टियां हैं, जो हमारी कुछ मिट्टियां हैं जो बच चुकी हैं, आज हम उनको कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, मैं एक रिवीजन के तौर पर बता देता हूं कि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि भाई भारत में जो सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है, या उपजाऊ मृदा की बात करते हैं, तो भाई वो आपकी जलोढ़ मृदा है, जिसमें कि सर्वाधिक मात्रा में जो है कि उर्वरकता यानी उपजाऊ क्षेत्र उपस्थित है, जहाँ पर कि आपका जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और ऐसा ही नहीं है भाई, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे कि हम बात करते, जैसे कि एक एग्जांपल में आपने सुना होगा, एक क्वेश्चन आया था आपके माइंड में, एसएससी में पूछा गया था ये आपका, और ये एसएससी 2016 में पूछा गया था कि भाई, ये आपके एसएससी 2016 में पूछा गया था ये प्रश्न कि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? ये प्रश्न था आपका, किसे कहा जाता है, ये प्रश्न था आपका। और जिसका उत्तर है भाई, जलकुंभी को कहा जाता है। जैसे प्रेजेंट टाइम में अगर हम रिवर्स हैं, तालाब हैं, छोटे छोटे तालाब हैं, नदियां हैं, तो इन क्षेत्रों में जलकुंभी स्टार्ट हो जाती है। तो भाई जलकुंभी क्या है? जो कि आपके दलदली मृदा में उत्पन्न होने वाली कुछ पौधे हैं, जो आपके दलदली मृदा में उत्पन्न होता है, जैसे हम मीट, या इसे हम लोग भाई पीट के नाम से भी जानते हैं, पीट सॉइल। इसे या तो हम पीट सॉइल कहें, या हम एंड मैसरी सॉइल भी कहा जाता है। पीट या दलदली सॉइल, पीट व दलदली मृदा, पीट व दलदली मृदा कहा जाता है। तो आज हम इस मृदा के बारे में बात करेंगे। और ऐसा ही नहीं है, जैसे कि हम लोग कुछ और भी बात करते हैं, जैसे कि आपसे भाई प्रश्न पूछा जाता है, चौपेन किस प्रकार की मृदा का, चौपेन क्या है? एक ये भी प्रश्न आया था भाई आपका, चौपेन किस प्रकार की मृदा को कहा जाता है? यानी कि हम जो बात करते हैं भाई, ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी में ही, और प्लस एसएससी में पूछा गया, यूपी-SSC में भी पूछा गया, और यूपीएससी में भी ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि भाई चौपेन किस मृदा को कहा गया है, चौपेन किस मृदा को कहा जाता है। तो मैं यहाँ भी आपको बता देता हूँ कि भाई इस मृदा में हम जो बात करते हैं वो हम क्षारीय
या लवणीय मृदा की बात करते हैं। किसकी बात की जा रही है? लवणीय या क्षारीय मृदा को हम क्या कहते हैं भाई? चौपेन कहा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई चौपेन को जो है कि हम क्या कह रहे हैं? क्षारीय और लवणीय मृदा का रूप दे दिया जाता है। इस मृदा को भाई चौपेन कहा जाता है। तो ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं जैसे कि हम लोग बात करते हैं। अच्छा चलिए आप मुझे एक प्रश्न बताइए कि भाई भारत में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई? केंद्रीय मृदा बोर्ड संरक्षण की स्थापना कब की गई? केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब की जाती है भाई? तो मैं यहां लिख देता हूं, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड। तो भाई ये कब लागू किया गया? स्थापना कब हुई इसकी? 1953 में हुई। कब हुई है? 1953 में हुई है। क्लियर? समझ में आ रहा है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास है जहाँ हम अगली मिट्टी की बात, भाई ये कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपको साथ के साथ बताता जाता हूँ, तो आपको ये भी नोट करते रहिएगा, ठीक है? साथ के साथ नोट करते रहिएगा आप सभी कि किस पॉइंट की हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है? किस पॉइंट पर कौन कौन सी बातें की जा रही हैं। क्लियर? चलिए भाई, तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं पीट व दलदली मृदा के बारे में। पीट व दलदली मृदा, ठीक है? पीट व दलदली मृदा की हम बात करेंगे यहाँ पर। आखिर ये भाई पीट दलदली मृदा होती क्या है? जैसे पीट एंड मार्शी सॉइल, समझ में आ रहा है? जैसे भाई यह मिट्टी कहाँ अधिक पाई जाएगी? जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई यह मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, जैसे कि ठीक है भाई, ये है आपका भारत। क्लियर? और जैसे कि हम बात कर रहे हैं भाई पीट और दलदली मृदा के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसका निर्माण भाई होता कैसे है? पहला पॉइंट, इस मृदा का निर्माण नम जलवायु क्षेत्र में होता है। नम जलवायु क्षेत्र में होता है, जहां पर भाई नमी प्राप्त होती है, ऐसे क्षेत्र में होता है। नम जलवायु क्षेत्र में होता है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है भाई? इसके निर्माण में सड़ी गली वनस्पति योगदान देती है। ठीक है भाई, योगदान दे रही है। क्लियर हो गया? योगदान भी दे रही है भाई, ये भी चीजें क्लियर हो गई। अब इस मिट्टी के बारे में ये कहा जाता है कि भाई ऐसे प्रदेश जहां पर आर्द्र प्रदेशों में, कैसी बात होती है भाई? आर्द्र, नमी वाले क्षेत्र जो हैं, जो हमारे आर्द्र प्रदेश हैं, इन आर्द्र प्रदेशों में यह मृदा पाई जाती है। आर्द्र प्रदेशों में यह मृदा पाई जाती है। तो भाई आर्द्र प्रदेश कौन कौन से हैं? जैसे कि हम बात करें भाई केरल, तमिलनाडु। क्लियर?
हाँ भाई, केरल, तमिलनाडु, तो भाई ये वाला हिस्सा, ठीक, ये दोनों हिस्से हमारे केरल और तमिलनाडु का जो पार्ट है, तो इन क्षेत्रों में भाई कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दलदली मृदा पाई जाती है। इसमें एक चीज और होती है भाई, मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर फेरस आयरन होता है जो कि अधिक मात्रा में पाया जाता है। फेरस आयरन, फेरस आयरन की मात्रा अधिक होने से, की मात्रा अधिक होने से फेरस आयरन की मात्रा अधिक होने से इसका रंग जो है भाई कैसा होता है? नीला होता है। इस मिट्टी का रंग जो है कैसा होता है? नीला। समझ में आया भाई? रंग कैसा होता है? नीला होता है। क्लियर? और ऐसा ही नहीं है कि भाई इस मिट्टी में हम कुछ और पॉइंट्स की बात करते हैं, तो और पॉइंट्स ये है कि भाई इस मिट्टी में जैविक पदार्थ और घुलनशील नमक की मात्रा भी अधिक होती है। नमक की मात्रा भी अधिक होती है, क्योंकि भाई आप सभी लोग जानते हैं भाई तटीय क्षेत्रों पर, तो जिसके कारण यहां पर क्या हो जाता है भाई, इनका जो क्षेत्र है कैसा हो जाता है? दलदली हो जाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि भाई यह मृदा काली, भारी और अम्लीय हो जाती है। यह मृदा काली, भारी और अम्लीय बन जाती है। अम्लीय बन जाती है। समझ में आ गया? हाँ भाई, समझ में आया? किसकी समझ में नहीं आ रहा है भाई? अगर हम इसमें कार्बनिक पदार्थ की बात करते हैं, किसकी बात करें? कार्बनिक पदार्थ की बात करते हैं, तो भाई कार्बनिक पदार्थ जो है 40 से 50% पाया जाता है। 40 से 50% उपस्थित होता है। जहां पर भाई धान की खेती सबसे अधिक होती है। खेती कौन सी सबसे अधिक होती है भाई? धान की खेती सबसे अधिक होती है। और यहां पर इस मृदा में भाई मैंगो वनस्पति पाई जाती है। धान की फसल उगाई जाती है। और जबकि इस मृदा में मैंगो वनस्पति पाई जाती है। मैंगो वनस्पति पाई जाती है। क्लियर हो गया? हाँ भाई, किसकी समझ में नहीं आया अब? ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि भाई जो हमारी दलदली मृदा है, जैसे कि आपके उड़ीसा में भी अगर हम बात करें भाई, पश्चिम बंगाल की भी बात करते हैं, तो पश्चिम बंगाल में भी ये आपकी दलदली मृदा पाई जाती है। ठीक है भाई, पश्चिम बंगाल में भी दलदली मृदा जो है कि पाई जाती है। जैसे कि हम बात करते हैं सुंदरबन का डेल्टा, तो वहाँ भी क्या है भाई, अनेक प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। और यहाँ पर सबसे अधिक सुंदरी वनस्पति पाई जाती है। कौन सी वनस्पति है? सुंदरी वनस्पति पाई जाती है। और नेक्स्ट अगली अगर हम बात करते हैं
तो ये तो हो गई भाई आपकी पीट मृदा या दलदली मृदा। आप इसे नोट कीजिए एक बार, और इसके बाद हम अगली मिट्टी की बात करेंगे और जिसमें कि हम लवणीय और क्षारीय मृदा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जल्दी से आप इसे नोट कर लें एक बार। हाँ भाई चलिए, ये तो समझ में आ गया होगा आप सभी के। तो ये मृदा हमारी यहाँ समाप्त होती है और इसके बाद हम नेक्स्ट अगली मिट्टी की बात करेंगे और जिसमें कि हम लवण व क्षारीय मृदा की बात होगी। लवणीय एवं क्षारीय मृदा। चलिए भाई बात करते हैं हम लवणीय और क्षारीय मृदा के बारे में। लवणीय एवं क्षारीय मृदा। लवणीय एवं क्षारीय मृदा, अगर हम इसकी इंग्लिश की बात करते तो भाई सैलाइन एंड अल्कली सॉइल। अल्काली सॉइल। चलिए इस मिट्टी के बारे में भाई कुछ चीज़ें हैं वो जानिए कि भाई ये एक मिट्टी किन किन राज्यों में, भारत के किन राज्यों में फैली हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई यह मिट्टी भारत के पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार इन क्षेत्रों में फैली हुई है और लगभग 1.74 लाख किलोमीटर में ये फैली हुई है। 1.7 लाख किलोमीटर में फैली हुई है। किलोमीटर स्क्वायर में यह मृदा जो है कि भाई फैली हुई है। अब इस मृदा में अगर हम इस क्षेत्र की बात करते हैं तो भाई कौन कौन सी स्टेट आ जाती हैं हमारी, जैसे कि हम बात करते भाई महाराष्ट्र है, यहाँ हम लोग महाराष्ट्र की बात करते हैं। ठीक, गुजरात की बात करते हैं, बिहार की बात करें, राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। ठीक है भाई, इन राज्यों में ये मिट्टी फैली हुई है। और ऐसा नहीं है कि भाई ये हमारी मिट्टी केवल इन राज्यों में, भारत की और भी कई सारे क्षेत्र हैं वहाँ भी ये मिट्टी पाई जाती है। चलिए अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि भाई इस मिट्टी की जहाँ ये मिट्टी है तो वहाँ पर आपके कैपिलरी एक्शंस होता है, जिसे कि हम कहते हैं भाई केशिका क्रिया कहा जाता है। क्या कहते हैं हम इसे? केशिका क्रिया, जिसे केशिका क्रिया कहा जाता है। जैसे कि ये एक क्षेत्र है, ठीक है, यह एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र में ये भाई मिट्टी फैली हुई है। ये आपकी मिट्टी जो है इस पूरे क्षेत्र में फैली हुई है। अब केशिका जो क्रिया होती है इसके माध्यम से क्या होता है कि भाई सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फेट की मात्रा के कारण इसमें जो कि भाई इस प्रकार की ये चीज़ें बन जाती हैं, केशिकाएं प्रकार की ये लाइनें बन जाती हैं और जिन्हें तोड़ने के लिए, और ये आपको पता है भाई कैसे क्षेत्रों में पाई जाती हैं? शुष्क भागों में पाई जाती है। कैसे क्षेत्रों में पाई जाती हैं? शुष्क
प्रदेशों में पाई जाती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि भाई ऐसे प्रदेश, या हम ये भी कह सकते हैं ऐसे प्रदेश जहां पर जल का स्तर ऊंचा हो या उच्च जल स्तर हो। कैसा स्तर हो? उच्च जल स्तर हो, उच्च जल स्तर हो, तो इन क्षेत्रों में यह मृदा पाई जाती है। जैसे कि हम लोग बात करते भाई हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का भाई पूर्वी वाला भाग जो है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है कि जब हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा एरिया भाई ये इस प्रकार से उत्तर प्रदेश, ये तो ये वाला जो एरिया है, ये पूरा एरिया जो है कि भाई आपका क्या है? क्षारीय मृदा से संपन्न है। किस मृदा से है? क्षारीय मृदा। क्योंकि भाई नहरें अत्यधिक मात्रा में यहाँ उपस्थित होती हैं, नहरें होती हैं, और जहाँ नहरें, क्योंकि तराई क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र है? तराई क्षेत्र है, जिसके कारण क्या बन जाता है भाई? क्षारीय मृदा उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम लवणीय मृदा भी कहते हैं। क्षारीय मृदा या लवणीय मृदा कहा जाता है। जैसे कि और इस मिट्टी को भाई अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं रेह, थूर, ठीक है, कलह, ऊसड़, राथड़, चौपन, ये सभी क्या हैं? ये इसके नाम हैं। रे है, थुर है, कल्लर है, ऊसर, रेह, थुर, कल्लर, ऊसर, ठीक है, चौपन। तो इस मिट्टी को भाई इन नामों से अलग अलग स्थानों पर हम इसे अलग अलग नामों से जानते हैं, जो कि पूरी तरीके से हम यहाँ पर डिस्कस किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्षारीय मृदा के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ये नदियाँ हैं, और ये नदियाँ जो है कि भाई अपने साथ में मिट्टी को लेकर के आती हैं, और जब ये नदियाँ अपने साथ मिट्टी को लेकर के आती हैं तो ये ऐसे क्षेत्रों का निर्माण करती हैं जहाँ पर भाई अत्यधिक मात्रा में नदियाँ बहती हों, चाहे वो आपका तराई क्षेत्र हो, तो जिसके कारण जहाँ पर भाई तराई क्षेत्र के कारण तो यहाँ पर आपका जो कैल्शियम है, ठीक है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, तो ये सभी प्रकार की जो चीज़ें हैं भाई इन सभी की मात्रा जो है कि इनमें क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कहने का मतलब क्या है? ये भाई सभी की सभी, चाहे हम कैल्शियम की बात करें या हम सोडियम की बात करें, ठीक है भाई, कैल्शियम की बात करें, सोडियम की बात करें या मैग्नीशियम की बात करें, ये सारी की सारी चीजें भाई किस में चेंज हो जाती हैं? सल्फेट कार्बोनेट में, सल्फेट तथा कार्बोनेट में बदल जाती हैं, और जिसके कारण ये कैसी हो जाती हैं? लवणीय व क्षारीय बन जाती है। कैसी बन जाती है? लवणीय व क्षारीय बन जाती है। समझ में आ गया? लवणीय व क्षारीय बन जाती है। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना सभी के? तो अभी हम केवल लवणीय मृदा की ही बात करेंगे, इसमें कुछ और पॉइंट्स होंगे हमारे, तो हम उन और पॉइंट्स को भी देखते हैं। और मैं बता देता हूँ भाई, यह मिट्टी उच्च जल स्तर वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, उच्च जल स्तर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए, भाई समझ में आना चाहिए, सारी चीजें क्लियर तो हो रही होंगी ना सभी के, सबके समझ में आ रहा होगा, क्योंकि भाई पॉइंट ही ऐसा है तो समझ में आसानी हो गई होगी। अगर हम इस मिट्टी के बारे में कुछ और बातें करते हैं, इस मिट्टी के बारे में हम लोग कुछ और बातें करें, जैसे भाई यह मृदा
भारत के सर्वाधिक अगर राज्य की बात करते हैं तो भाई गुजरात में पाई जाती है। यह मृदा सर्वाधिक गुजरात में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है। और सेकंड नंबर की अगर हम बात करते हैं तो भाई सेकंड नंबर में आपका आता है पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल आएगा। थर्ड नंबर की बात करते भाई आंध्र प्रदेश, चौथे पर हरियाणा और पांचवें पर तमिलनाडु। तीसरे की बात करते हैं तो भाई आंध्र प्रदेश। चौथे की अगर बात करते हैं आपका हरियाणा और पांचवें की बात करते हैं तो तमिलनाडु। तो पहले स्थान पर गुजरात रहेगा भाई लवणीय मृदा में। किस मृदा की बात कर रहे हैं? केवल हम यहाँ पर लवणीय मृदा की बात की जा रही है कि भाई लवणीय मृदा में सबसे अधिक जो है कि कहाँ है? गुजरात, उसके बाद पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु। पाई तो सभी जगह है, लेकिन यहाँ पर हम केवल यहाँ पर मैंने आपको 5 शीर्ष राज्यों के नाम बताए हैं जहाँ पर कि ये मिट्टी पाई जाती है। समझ में आ रहा है ना? चलिए अगर हम आगे की ओर बात करते हैं तो भाई इस मिट्टी के अंदर, यानी कि अगर हम इस मिट्टी की बात करते हैं तो भाई इस मिट्टी के अंदर चूना, जिप्सम और आपका पाइराइट्स पाया जाता है, और जिसके कारण इस मिट्टी में भाई नाइट्रोजन, क्षारीय होने के कारण नाइट्रोजन का अभाव होता है। ये आप सभी जानते हैं। कहने का मतलब क्या है भाई? क्षारीय होने के कारण इसमें नाइट्रोजन का अभाव होता है। नाइट्रोजन का अभाव होता है। क्लियर? और जबकि अगर हम इसकी बात करते हैं भाई जिसमें चूना, जिप्सम, पाइराइट्स पाया जाता है, और जिसमें कि भाई अगर हम फसलों की बात करते हैं तो बरसीम, गन्ना, ठीक है, बरसीम है, गन्ना है, बरसीम है, गन्ना है, धान है, अमरूद है, आंवला है, फालसा आदि की फसलें की जाती हैं। क्लियर हो गया? इन आदि की फसलें जो है कि यहाँ पर की जाती हैं। और ऐसा ही नहीं है कि भाई ये सभी फसलें जो है कि बल यहाँ पर फल वाले वृक्ष भी पाए जाते हैं, फल वृक्ष भी उगाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ हमारे भारत की मिट्टियाँ तो होती हैं भाई समाप्त, लेकिन मिट्टियों को कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स हैं, तो हम कुछ और उन पॉइंट्स की बात पर डिपेंड करते हुए यहाँ पर हम कुछ और चीज़ें होंगी तो हम उसकी भी बात करेंगे। जिसे हम बात करते भाई सॉइल क्लासिफिकेशन 7th अप्रोक्सीमेशन की बात होगी, यानी कि हम यहाँ पर मृदा वर्गीकरण का 7वां संस्करण सन्निकटन की अगर हम बात करते हैं, जिसमें कि हमने भाई मिट्टी को 11 भागों में बांटने का काम किया है। गुणों के आधार पर हमारा जो यूएसए है, तो भाई यूएसए के माध्यम से हमारी एक संयुक्त राज्य, यहाँ पर हमारी एक पद्धति है जिसमें कि हम बात करते हैं भाई मृदा वर्गीकरण पद्धति की बात करते हैं, जिसे कि शुरुआत यूएसए करता है। कौन करता है? यूएसए करता है, जिसे हम भाई यूडीएसए के नाम से या यूएसडीए के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? यूएसडीए के नाम से जाना जाता है, और जिसमें कि भाई हमने 11 भागों में बांटने का काम किया जाता है मिट्टी को। यानी कि मिट्टियां जो हैं ये तो हमारे भारत में हैं ही, अब क्वालिटी के आधार पर मिट्टी को हमने 11 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है बच्चों? हमने इसे
11 पार्ट्स में डिवाइड किया है दोस्तों, याद रखिएगा। कितने पार्ट में डिवाइड किया है हमने मिट्टियों को? 11 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यानी कहने का मतलब ये है कि भाई मृदा वर्गीकरण, जो हमारा मृदा वर्गीकरण है, किसकी बात की जा रही है? मृदा वर्गीकरण की बात कर रहे हैं हम यहां पर, जो इसका भाई 7वां सन्निकटन है। ठीक है, सॉइल क्लासिफिकेशन ऑफ 7 एप्रोक्सीमेशन की बात हो रही है। सॉइल क्लासिफिकेशन 7th एप्रोक्सीमेशन। तो भाई इसके आधार पर भारत के जो हमारा ICAR है, कौन है? ICAR है। तो इसके आधार पर, यानी कि हमारा जो ICAR है, तो भाई मिट्टी की प्रकृति और गुणवत्ता के आधार पर इसे 11 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। यानी कि हमारे अगर हम वर्गीकरण की बात कर रहे हैं तो भाई ICAR के द्वारा प्रकृति और गुणों के आधार पर, ठीक है, नेचर और क्वालिटी के आधार पर यहां पर भाई मृदा को 11 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, प्रकृति और गुणों के आधार पर कितने पार्ट्स में वर्गीकृत किया है? गुणों के आधार पर 11 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने पार्ट्स में बांटा गया है भाई? 11 भागों में बांटा गया है, वर्गीकृत किया है, 11 भागों में वर्गीकृत किया गया है। समझ में आ रहा होगा? वर्गीकृत किया गया है। अब भाई वो हमारे 11 पार्ट्स जो हैं कौन कौन से हैं, जिसमें हम कितने प्रकार की मिट्टियों को शामिल कर सकते हैं, या इसकी क्वालिटी और नेचर के अकॉर्डिंग जब हम बात करेंगे तो भाई कौन कौन सी मिट्टियां होंगी, कौन कौन से वर्गीकृत पार्ट्स होंगे, तो भाई हम इन्हें वही देखेंगे भाई कौन कौन से पार्ट्स हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका आता भाई इनसेप्टिसॉल। पहले है इनसेप्टिसॉल, इनसेप्टिसॉइल। ठीक है, इनसेप्टिसॉल की बात करते हैं। और इनसेप्टिसॉल के बाद में जब हम सेकंड बात की करते हैं तो वो आता भाई आपका एंटीसॉल। क्या है? एंटीसॉल आता है। दूसरे नंबर पर क्या है आपका? एंटीसॉल की बात करते हैं। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं भाई आपके एम्फिसॉल के बारे में। किसकी बात हो रही है? एम्फिसॉल। क्या है? एम्फिसॉल। मैं आपको भाई 1 बाय 1 करके जो कि सारे के बारे में सब कुछ बताऊंगा। भाई इनसेप्टिसॉल क्या होता है, एंटीसॉल किसे कहते हैं, एम्फिसॉल क्या होता है, और यहीं में ही हम बात करते हैं भाई वर्टिसॉल किसे कहा जाता है। किसकी बात करेंगे भाई? वर्टिसॉइल क्या होता है, वर्टिसॉल किसे कहते हैं। जो हमारा वर्टिसॉल है इसका मतलब क्या होगा भाई? एरिडीसॉल किसे कहा जाएगा जब हम बात करेंगे आपके एरिडीसॉइल पर, तो एरिडीसॉल क्या होता है। तो ये सारे के सारे पार्ट्स हैं आपके जो कि हम मृदा को बांटने का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं भाई? मृदा को बांटने का काम किया जा रहा है। 6 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आपका आता भाई मॉलिसॉल है। और इस मॉलिसॉल में हम और भी कई सारी चीज़ों की बात करेंगे। मॉलिसॉल के बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो वो है आपका स्पोडोसॉल के बारे में। तो भाई जो स्पोडोसॉल है तो इस स्पोडोसॉल में भी हम और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो इन पूरे पार्ट्स में अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग नेचर के अकॉर्डिंग हम यहाँ बात करते हैं। तो ये आपका भाई हिस्टेसॉल, हिस्टोसॉल। ठीक, 9वें नंबर की अगर हम बात करते हैं तो भाई 9वें नंबर पर आपका आता है एंडीसॉल। किसकी बात होगी? एंडीसॉल के बारे में कि भाई एंडीसॉल क्या है। तो ये यहाँ आपने देखा भाई 9वें नंबर पर आपका एंडीसॉल। और उसके बाद में जब हम बात करते हैं तो ऑक्सीसॉल है। 10वें नंबर पर आता है आपका ऑक्सीसॉल है। क्या है भाई? ऑक्सीसॉल। और जो अंतिम बचा है आपका लास्ट वाला जो बचता है जिसे हम अल्टीसॉल कहते हैं, 11वां क्या है आपका भाई? अल्टीसॉल कहा जाता है। ये अल्टीसॉल।
तो ये आपकी भाई 11 भागों में बटी हुई है हमारी मिट्टियाँ, जो कि इस प्रकार से इन 11 पार्ट्स में बांटने का हम जब काम करते हैं तो भाई भारत में अनेक प्रकार की मिट्टियाँ होंगी जो कि इन क्षेत्रों पर काम करती हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि भाई इनसेप्टिसॉइल क्या होता है, आप में से कोई बताएगा मुझे इनसेप्टिसॉइल क्या होती है? चलिए कोई बात नहीं, मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा भाई इनसेप्टिसॉइल क्या होती है और इनसेप्टिसॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम है। तो आज हम इतना ही करते हैं और इसके आगे जब हम बात करेंगे तो आपको भाई नई क्लासेस होगी जिसमें कि हम इनसेप्टिसॉइल, एंटीसॉइल, एम्फिटिसॉइल, वर्टिसॉल, एसिडोसॉइल, मॉलिसॉल, स्पेडोसॉल, हिस्टोसॉल, एड्रिसॉल और साथ ही ऑक्सीसॉल और अल्टीसॉल पर बात करेंगे। क्लियर? तो आज हम इतना ही करते हैं, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।